नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। अभी हम हैं चौतरवा में और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, हम इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि बंगाली समुदाय में जो भी समस्याएं हो रही है, वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनुकूल सरकार, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और सह उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर यूनिट बिहार बंगाली समिति। सर, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है बंगाली समुदाय में, जिसको लेकर के आप खड़े हुए हैं? जी, देखिए बंगाली समुदाय के लिए 4 मुख्य बिंदु है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे मौलिक अधिकारों से हम वंचित हैं, जैसे हमारी मातृभाषा से हम वंचित हैं। हमारे बच्चे 90% बच्चे अपने मातृभाषा नहीं जानते हैं, उससे महरूम हैं। ये बड़ा दुखद बात है। दूसरा, 70 वर्षों से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हमें ज़मीन तो मिला है, लेकिन उसका रैयती हक नहीं मिला है। आज कहीं कोई लोन लेने, एक छोटा-सा लोन लेने 10,000 या 20,000 का लोन लेने के लिए हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं आपकी ज़मीन का कोई केवाला नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो हम लोन कैसे देंगे? क्या मॉर्गेज करके लोन देंगे? हमारा तो सिस्टम है, बिना मॉर्गेज के हम लोन दे नहीं सकते हैं। तो सब कुछ रहते हुए एक छोटा-सा लोन हम विकास कैसे करेंगे? एक छोटा-सा बिज़नेस करके ही आदमी विकसित होता है, विकास करता है, लेकिन एक छोटा-सा लोन भी हमें नहीं मिल पाता है। तो हार-पाँच करके बंगाली समुदाय के लोग साहूकार के पास जाते हैं, तो साहूकार अनाप-शनाप रेट से इनसे इंटरेस्ट लेता है और उसी इंटरेस्ट देते-देते ये थक जाते हैं, दब जाते हैं। इनका आर्थिक विकास कभी नहीं हो पाता है। ये एक समस्या है। तीसरी समस्या इसमें है जाति की समस्या। यहाँ जो बंगाली समुदाय के लोग बसे हुए हैं, वो 70% लोग उसमें शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। अभी तक तो कोई जाति प्रमाण पत्र आज से 10 साल पहले नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश सरकार आने के बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, लेकिन वो उसमें भी कई समस्याएँ हैं, कोई व्यवधान है, बहुत सारे त्रुटियाँ हैं, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ एक नमोशूद्र जाति है, ताती जाति है, भुइयाँ है और माली 5 जाति ऐसे हैं, जो कि अन्य राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम और त्रिपुरा में ये शेड्यूल कास्ट के दर्जे में आता है। लेकिन बिहार सरकार के पोर्टल में वो अति पिछड़ा के दर्जे में दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। इन तमाम त्रुटियों को लेकर हमारी लड़ाई है कि जाति प्रमाण पत्र हमारा सही ढंग से जो अन्य राज्यों में है, उस हिसाब से उसको दिया जाए। और तीसरी समस्या है, हम 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं अपने ही प्रांत में। मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, ये जो प्रांत है बिहार कब बना? 1922 ईस्वी में। इसके पहले तो ये बंगाल प्रांत था। तो ये लोग बंगाल प्रांत, जैसे मान लीजिए कोई ढाका से, कोई मेमनसिंह से, कोई जसोर डिस्ट्रिक्ट से, पूर्वी बंगाल जो आज था पहले, वहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ आए। वो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी था जो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसमें क्या था? उसका आधार क्या था? तो उधर जिन्ना साहब और उधर जवाहरलाल नेहरू मिल करके ये तय किए कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया जाए। मुस्लिम धर्म के लोग जो है उधर चले जाएँ पाकिस्तान की तरफ, और हिंदू धर्म के लोग जो चाहते हैं वो इधर चले आएँ। तो बहुत सारा विस्थापित परिवार, मुस्लिम परिवार उधर गया, बहुत सारा हिंदू परिवार इधर आया, क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में बंगाली समुदाय के लोग उस प्रांत से यहाँ आए थे। तो पहले तो 1922 से पहले बंगाल प्रांत ही था, आज बिहार हो गया भले। अब ज़रा आप सोचिए, जो जसोर डिस्ट्रिक्ट बंगाल प्रांत में था, फिर आकर बंगाल प्रांत में ही विस्थापित होकर बसा हुआ है। आज अपने ही प्रांत में रह करके हम रिफ्यूजी कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं। क्या ये सामाजिक दंश नहीं है? ये सामाजिक प्रताड़ना नहीं है? मैं आपसे, समाज से और सरकार से, राजनीतिक लोग जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये उचित है? अपने ही प्रांत में रह कर के आज हम शरणार्थी और रिफ्यूजी क्यों कहलाते हैं? माफ़ कीजिएगा, आपको शायद संज्ञान में हो, अगर नहीं हो तो मैं देता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत अच्छे नेता हमारे भाजपा के, लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी विस्थापित परिवार हैं। इनको कोई रिफ्यूजी नहीं कहता है। हमें ही रिफ्यूजी का दंश क्यों झेलना पड़ता है? मैं इस समाज से और इस सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस सामाजिक दंश हम कब तक झेलते रहेंगे? चौथा मुद्दा हमारा है हमारे शिक्षा का विकास। यहाँ करीब-करीब हमारे चंपारण में ही 4 लाख बंगाली विस्थापित परिवार यहाँ हैं। उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। हम अपनी मातृभाषा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। 90% हमारे समाज के बच्चे बांग्ला लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। क्या ये उचित है? क्योंकि मातृभाषा की रक्षा करना तो हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। तो 3 लेकिन जब से हमने देखा है, जब से हमने होश संभाला है, हम भी यहाँ के ही निवासी हैं।
लेकिन पहले जो है बांग्ला भाषा की शिक्षक जो थे हमारे गुरुजी जो आपके पिताजी हैं, वो जी, वहाँ जी। शिक्षा देते थे। जी। लेकिन अभी जो है देखा जा रहा है कि पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुकी है। ध्वस्त हो चुकी है। जी, इस जी, पर जी, क्या कहेंगे? आपका कहना। एक्चुअली जब ये लोग आज से 70-72 साल पहले यहाँ विस्थापित होकर आए थे, जी, तो 10-12 साल तो इन लोगों को लग गया व्यवस्थित होने में, क्योंकि हमारे देश की तो ये विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। जी, आप जानते हैं कि हर 50 किलोमीटर के बाद भाषा, कल्चर बदल जाता है। जी, तो ये 2000 किलोमीटर से दूर आकर के बसे हैं, यहाँ के माहौल में, यहाँ के परिवेश में ढलने में उन लोगों को 10-20 साल चला गया। उसके बाद इन लोगों को ये चिंता हुई कि हमारे बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा। जी, तो उस समय उस ज़माने में पढ़े-लिखे लोग भी बहुत कम हुआ करते थे। तो जो लोग भी बांग्ला भाषा जानते थे, अपने बच्चों को पढ़ाया या अपने टोले-मोहल्ले में जो बच्चों को उनको पढ़ाया। तो फर्स्ट जनरेशन तो ऐसे करके जैसे-जैसे निकल गया। सेकंड जनरेशन जैसे हम लोग का जनरेशन आया, तो हम लोग की सुधी हुई हमारी मातृभाषा का क्या होगा? जी, जी। तो इसके लिए हमने लड़ाई किया तत्कालीन। लोग बहुत ध्यान इस पर नहीं दिया, लेकिन हम धन्यवाद कहेंगे नीतीश सरकार को। कुछ बांग्ला शिक्षकों की बहाली भी की, लेकिन वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। जैसे 4.5 लाख लोग हैं, उसके हिसाब से 115 या 16 शिक्षकों को शायद मैं डाटा मिस कर रहा हूँ। जी, तो मेरे संज्ञान में जो है मैं बता रहा हूँ, जी, 116 शिक्षकों की बहाली, बांग्ला शिक्षकों की बहाली हुई थी। लेकिन बड़े दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है, उसमें 50% लोग बांग्ला पढ़ाते नहीं हैं। उनका ट्रांसफ़र दूसरे हिंदी माध्यम के स्कूलों में कर दिया गया है। ये भी उचित नहीं है। तो हम सरकार से कहेंगे, इस बातों का संज्ञान लें और जाँच करें जे उन लोगों का जो बांग्ला भाषा, बांग्ला कैटेगरी में जिनका बहाली हुआ है, उनको हिंदी लोग हैं, वहाँ उनका होना चाहिए बहाली और लुप्त होने से हम बचा पाएँ। राजनैतिक जैसे कि हमने सुना है कुछ हवाएँ आई है मेरे पास कि आप राजनैतिक भी कार भी आपकी ही है। तो ये है अवार्ड लग रहा है कि में है और सरकार जो है आपकी बातों को ध्यान नहीं बात को गहनतापूर्वक इस पर सोचे और विचार करे। श्रुति मतलब कि सही तरह से तो देखिए हमारे नेता हमारे अभिमान हैं। बंगाली समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करने की बाकी भी है। आपके चैनल के माध्यम से हम उनको ये बात पहुँचाना चाहते हैं। हमारी समस्याओं जैसे मैं भी जदयू से जुड़ा हुआ हूँ जी, और प्रदेश महासचिव भी हूँ, जैसे आपने कहा। जी, तो इस आगे भी हुई है और हमारे नेता के कान में जब ये बात जाएगी, तो ज़रूर इस पर संज्ञान लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आगे क्या करना है? राजनीतिक जीवन में अपने मतलब कि अभी तो प्रोफ़ेसर थे, अभी रिटायर कर चुके जी, हैं। जी, जी। आगे क्या करना है? आगे आगे आपका क्या मुद्दा है, विचार है, उसको आप बताएँ हमारे दर्शकों को? हम कहेंगे कि जैसे जातीय जनगणना हो की हिस्सेदारी है, उसी हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। करीब-करीब 4 लाख बंगाली वोटर हैं। जी, जी, आज समाज से चुना नहीं गया है। जी, ये हमारा सरकार के सामने दावा रहेगा कि अब इस बार अब हम लोग नहीं चूकेंगे। अब हमारे आई है, जी, जो जिस परसेंटेज में हम यहाँ हैं, के जो भी आलाकमान लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम निवेदन करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर समाज से, जिससे कि इनके उत्थान के लिए कुछ काम हो, इनका विकास किया जा सके। आज सर्वे बताता है कि विकास के जो सबसे अंतिम पावदान पर हमारा बंगाल समाज आज है। आद्रा एक के अनुसार अभी हाल में 4-5 साल पहले हुआ था, जी। वो रिपोर्ट बतलाती है कि प्रगति पथ तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे नेता इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात उन तक पहुँचाना चाहेंगे और चाहेंगे इस बार के 25 के इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट बंगाली समाज से ज़रूर होना चाहिए। जब तक हमारा प्रतिनिधि
विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में नहीं पहुंचेगा, हमारे दर्द को कोई बयान नहीं करेगा। तो हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे, इस बार ज़रूर से दें। अब बंगाली इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में है और जो हमसे बन पाएगा वो ज़रूर करेंगे। देखिए माने कहना तो नहीं चाहिए कि धरना प्रदर्शन को मतलब हम अपने तरफ से ये कहेंगे कि धरना प्रदर्शन से पहले अगर सरकार आपकी बातों को मान लेती है, तो हो सकता है कि ये धरना प्रदर्शन नहीं हो। क्योंकि यदि 4 लाख जो बता रहे हैं कि 4 लाख तो 4 लाख के मतलब कि उसके एवज़ में निश्चित रूप से और और हमारे ये नहीं कहा जा सकता है कि आप ही को मिले, जी, मैं किसी भी भी चाहता बंगाली हूँ समुदाय को मिले, किसी को आप खुश हैं, जी। ठीक है तो ना? उसमें है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि वो किसी भी को उनका है तो उनको संज्ञान में शायद ये बात नहीं हो, लेकिन ये उनके संज्ञान में हम विनम्र निवेदन करते हैं कि जदयू के कोटे से ही हमारे बंगाली समाज का कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर राहत मिलेगी। और एक और बात, हम यहाँ एक शरणार्थी विकास प्राधिकरण की बात भी मुद्दा उठाएं, प्राधिकरण है जिससे उनके विकास के लिए वो लोग कितने हैं, पूरे चंपारण में करीब-करीब 1 सवा लाख उनका वोटर है और हम 4 लाख हैं। जब सवा लाख लोगों के लिए विकास प्राधिकरण बन सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बन सकता है? तो ये भी हमारा एक मुद्दा होगा, जैसे शरणार्थी विकास प्राधिकरण बनाया जाए और उसमें इनकी समस्याओं का निपटारा किया जा सके। और हमारे मुख्यमंत्री पर, माननीय मुख्यमंत्री पर बहुत भरोसा है। वो हर दबे कुचे हुए लोगों और वंचित और इस बार भी वो करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीक में भी आपसे हम मिलेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ, आपके जो समस्याएँ हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुने हैं कि नहीं सुने हैं। फिर इसके बाद में भी चर्चा हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।